सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 11th का अकाउंटेंसी का एक प्रॉपर रिवीजन, बट थोड़ा फास्ट तरीके से। होता क्या है कि अकाउंटेंसी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आपके लिए। तो अगर आपने शुरू में सीरियसली इसको नहीं पढ़ा, इसके बेसिक्स को छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको आपका 11th तो चला ही गया, वो तो आपको समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ 12th भी आपको समझ नहीं आएगा। और इसके चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आया तो कोई भी चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो बच्चों को लगता है कि मुझे जर्नल समझ नहीं आ रहा। जर्नल तो बात की बात है, पहले तुम रूल तो सीखो। इसलिए अकाउंटेंसी आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। इसका कोई भी लिंकेज आपको पीछे के क्लासेस में नहीं मिलने वाला। 11 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। ठीक है, और बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसका बेसिक समझ जाते हो तो आगे कोई भी चैप्टर समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरा डाउट ये आता है कि बच्चों के कि सर मेरा मैथ्स वीक है इसलिए अकाउंट समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। अगर आपका बेसिक मैथ्स भी है तो भी आपको अकाउंट समझ में आएगा। ठीक है, बहुत टफ मैथ्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। बिल्कुल सिंपल सिंपल मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही समझा दूंगा, बस आपको प्लस माइनस आना चाहिए। ओके, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स चैप्टर 1 से ही। आपको आप बुक नहीं भी रेफर करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है बुक की शुरुआत में काफ़ी बल्कि है, बहुत सारा लंबा चैप्टर है जिसको देख के लगता है कि इतना कैसे पढ़ पाएंगे। तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं आपको करा रहा हूँ इतना ही काफ़ी है। सिर्फ 3 पेजेस में मैंने आपके इस पूरे चैप्टर 1 को कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलो मैंने बिल्कुल मीनिंग से मैं उसको शुरू कर रहा हूँ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आपको बुक्स वगैरह में क्या मिलेगा? तो देखो, अकाउंटिंग इज द साइंस। वो बोलेगा अकाउंटिंग क्या एक साइंस है, क्यों कहता है उसके बारे में भी बात करेंगे। साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये आइडेंटिफाइंग का अपना एक मतलब है, रिकॉर्डिंग का अपना मतलब है, क्लासिफाइंग का अपना मतलब है। वो सब अभी हम लोग इसके एलिमेंट्स में देखेंगे। ट्रांजेक्शन और इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट्स क्या है। देन समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब समराइजिंग का एक अपना रूल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन अ प्रॉपर मैनर एंड मेकिंग प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, ये भी एक अलग सेपरेट एलिमेंट है। ऑफ दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग द सेम टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये डिफिनेशन एज अ होल आपको देख के लग रहा है बहुत टफ है, बट इसके एक एक एलिमेंट को भी हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले आपको एक बेसिक सा चीज़ समझना है, ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो देखो, ट्रांजेक्शन का मतलब कोई भी एक्टिविटी। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो ट्रांजेक्शन कहलाता है। बट अकाउंट्स में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो दो बेसिक कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा किसी भी एक्टिविटी को टू कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन इन अकाउंट्स, ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर पाए। वो कंडीशन क्या है? बस ये दो कंडीशन आप याद रखना। पहला तो वो जो एक्टिविटी है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे इमोशंस वगैरह हैं, इन सबको पैसे में मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, किसी आदमी की ईमानदारी को आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते हो, तो इन सब को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ऑनेस्टी हो गया, फिर लव, अफेक्शन, इन चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते हैं एज अ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में क्या आएगा? तो पहला 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 पॉइंट, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, पैसे में उसको मेजर कर पाओ। ये दो कंडीशन है तो वो ट्रांजेक्शन कहलाएगा। अभी ट्रांजेक्शन मैंने क्यों बताया, अभी इसकी बात करेंगे। चलो, ये डेफिनेशन में जो बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया था उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, क्योंकि यही आपका पूरा अकाउंट्स है। और इन एरिया से आप थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको जानना थोड़ा ज़रूरी है और हमारा बेस भी ये बनाएगा। चलो, सबसे पहले इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। वहाँ पे पहला एलिमेंट आपने देखा था आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको। किसी भी ट्रांजेक्शन को या किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस में रिकॉर्ड करें या ना करें, इसके लिए पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करो कि वो एलिजिबल है कि नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग वेयर द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल नेचर आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ वही कंडीशन है कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और पैसे में मेजर कर पाओ।
तो पहला काम तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कौन सा नहीं होगा। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरा काम क्या करना है, उसको मेजर करना है कि पैसे मेजर तो हो सकता है पर कितना पैसा, वो आपको पता लगाना है। तो अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। ये कॉमन मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, तो करेंसी, किसी भी कंट्री का करेंसी को कॉमन मेजरमेंट यूनिट कहते हैं। इंडिया है तो रुपीज, डॉलर में भी हो सकता है, यूरो में भी हो सकता है, किसी भी करेंसी में, बट मेजर हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था रिकॉर्डिंग, जो बार बार बात आ रही थी रिकॉर्डिंग की। इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो ये आपका पहला पार्ट होगा न्यूमेरिकल का जो हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे देख लो, अंडर दिस प्रोसेस आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन एप्रोप्रिएट जर्नल्स। रिकॉर्ड करने का पहला तरीका क्या है, जर्नल। एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज जर्नलाइजिंग। इसको जर्नलाइजिंग भी कहते हैं। तो आपने समझ लिया, ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का जो तरीका है ना, उसी को जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल टेक्निक है जो हम लोग अकाउंटेंसी में यूज करते हैं। ठीक है। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वेरियस जर्नल्स एज पर देयर टाइप्स एंड द टाइप ऑफ जर्नल्स आर एज फॉलोज। अब देखो, रिकॉर्ड करने का बहुत तरीका है, सिर्फ जर्नल ही नहीं होता है। जर्नल तो एक तरीका हो गया, इसके अलावा कुछ सब्सिडरी बुक्स होते हैं, जैसे कैश बुक, कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो एक तरीका है जर्नल रिकॉर्ड करने का, एक ये जो अलग अलग सब्सिडरी बुक्स हैं, ये भी एक तरीका है रिकॉर्ड करने का। ये सब आपको आगे चल के अलग अलग चैप्टर्स के तौर पे पढ़ाए जाएंगे जो हम लोग पढ़ेंगे, पर आपको ये समझ लेना ये सब क्या है, ये सब रिकॉर्ड करने का तरीका है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका है। एंड द सेकेंड पार्ट वहाँ पे था रिकॉर्डिंग के बाद, देखो आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब क्लासीफाई, क्लासीफाई करने के बारे में यहाँ बताया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं है, ग्रुपिंग करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जैसे आपके स्कूल में क्लासेस हैं, सेक्शंस हैं, तो वो उसका पर्पस क्या है, एक सर्टेन कैटेगरी के बच्चों को, एक ग्रुप के बच्चों को एक जगह पे क्लासीफाई करना। क्लास वाइज क्लासीफाई कर लो या सेक्शन वाइज क्लासीफाई कर लो। वैसे अकाउंट्स में क्लासीफाई करने का जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लेजर। ठीक है, क्योंकि जर्नल बहुत सारे हो जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ जर्नल। अब उसमें किसी को ढूंढना है तो बहुत मुश्किल होती है, इसलिए उसको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है एक सर्टेन हेड में, जहाँ पे सिमिलर नेचर के जर्नल आ जाए। तो उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लेजर क्रिएट करना। ये भी हमारा एक अलग चैप्टर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैश अकाउंट, इस कैश अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है वो एक हेड के अंदर आ जाएगा। इससे किसी भी चीज़ को ढूंढना आसान हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन। एक बार आपने क्लासीफाई कर लिया तो अगला स्टेप होता है समराइजिंग, समराइज करना। ठीक है, अब बड़े बड़े कंपनीज में थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ एंट्रीज होते हैं, तो आपने जर्नलाइज कर लिया, क्लासीफाई भी कर लिया, पर अब उसको समराइज करो, क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, वो समरी देखेगा। समरी का मतलब हो गया एंड रिजल्ट, जो नेट रिजल्ट है वो बताओ। तो समरी बनाने का तरीका क्या है, ट्रायल बैलेंस से समराइज कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एंड बैलेंस शीट से। ये सब भी अलग अलग चैप्टर हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब तरीका क्या है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, जो भी क्लासिफाई किया, उसका एक समरी रिजल्ट बनाना इन सब का काम है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टेप इंटरप्रेट करना। इन सारे चीज़ों को देख के आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैनेजरियल काम है। ये आपको 11th में नहीं, 12th में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। किसी के भी डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए तरीका क्या होता है, जिसको कहते हैं कैश फ्लो रेशियो। जैसे मान लो आप क्रिकेट मैच देखते हो, तो आप देखते हो एक बैट्समैन का पिछले 10 मैच का स्कोर देखा, उसका एवरेज देखा, तो उस बेसिस पर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि इस वाले करंट वाले मैच में वो कैसा परफॉर्म करेगा।
तो इंटरप्रेट करने के लिए पीछे का डाटा आपको चाहिए। तो जो पीछे का डाटा है, ये डाटा को यूज करके मैनेजमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या उस कंपनी का सीएफओ इंटरप्रेट करके बताता है कि फ्यूचर में इस कंपनी का प्रॉफिट कैसा होने वाला है या पोजीशन कैसा होने वाला है। तो यहाँ देखो, आफ्टर समराइजिंग द होल ट्रांजेक्शन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट आर डन। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर प्रिपेयर टू नो करंट ईयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन अ बेटर वे, ताकि फ्यूचर को अच्छे तरीके से हम प्लान कर पाएं। अभी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको इंटरप्रेट करने का तरीका इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा 12th में मिलेगा आपको, बेसिकली आगे चल के ही पढ़ाया जाता है इन चीज़ों को। आगे देखो, एक क्वेश्चन आता है आपका कि बताओ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजर कौन है। तो देखो, यूजर कौन होगा, अब बच्चे इसको रटने लगते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, देयर इज नो नीड टू मग अप। आप खुद ही सोचो, यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन होगा, जिसके बिजनेस में पैसे लगे होंगे वही यूजर होगा। जिसका भी पैसा फंसा हुआ है, जैसे मान लो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो और आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो रिलायंस से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज आएगा तो आप बड़े ध्यान से सुनोगे क्योंकि आपका पैसा लगा है। तो वही बात यहाँ भी है, इस अकाउंट्स का यूजर कौन होगा, जिसका पैसा उसमें लगा हुआ है। अब किन के पैसे लग सकते हैं, ओनर्स, जो मालिक है, जिसने एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट किया वो, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब बैंक्स, जिसने लोन दिया उसको पोटेंशियल इन्वेस्टर कहते हैं, या फिर मान लो कोई मनी लेंडर है वो लोग, क्रेडिटर, जिसने उधार पे सामान दिया, क्रेडिटर का मतलब वो आदमी जो उधार पे सामान देता है, उसका भी तो पैसा फंसा हुआ है, वो हो गया। ये लेंडर्स मतलब मनी लेंडर्स, इसके बारे में पहले ही बता दिया मैंने। एम्प्लॉयज, जो वहाँ काम करता है उसका भी इंटरेस्ट है, अगर कंपनी बंद हो गई उसकी जॉब चली जाएगी तो एम्प्लॉय हो गया। गवर्नमेंट क्यों, उसका टैक्स बचा हुआ है। तो ये लोग आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, इनको आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मतलब होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, अकाउंट्स बनाने के पीछे क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। अरे क्या ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले तो रिकॉर्ड को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना, क्योंकि बड़े से बिजनेस में अगर आप अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। तो सिस्टमैटिकली मेंटेन करना पहला पर्पस है। दूसरा, प्रॉफिट लॉस निकालना, ये पता लगाना कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तीसरा, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है, बिजनेस पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, ये पता लगाना। इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। फोर्थ, टू असर्टेन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, अगर आप बिजनेस का अकाउंट्स बनाओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस था, इस साल क्या हुआ, पिछले साल से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या खराब हुआ। अगर बढ़ा है तो मतलब ग्रो कर रहा है, डाउन जा रहा है मतलब कि फॉल हो रहा है, तो उसको ध्यान में रख के हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। फिर, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपकी कंपनी में मान लो आपका अकाउंटेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है, पैसे की चोरी कर रहा है, वो कैसे पकड़ में आएगा, इन अकाउंट से ही पकड़ में आएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जिनके पैसे लगे हैं बिजनेस में, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए भी अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये सब पर्पस है, ये सब ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स बनाने का। यहाँ पे कुछ एडवांटेज है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग बताता हूँ आपको जल्दी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, अकाउंट्स क्या बताता है, आपके बिजनेस का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब वही प्रॉफिट लॉस क्या है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है फ्यूचर प्लान करने में। ठीक है, ताकि वो मान लो किसी एक्सपेंस पे कंट्रोल करना चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है। रिप्लेसेस मेमोरी, कई बार क्या होता है हम लोग कोई ट्रांजेक्शन कर दिए, कोई एंट्री कर दिए और भूल जाते हैं उसके बाद कि वो एंट्री क्यों किया था। तो यहाँ पे जो हम लोग रिकॉर्ड करके रखेंगे तो कभी भी उसको रेफर करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने वो एंट्री क्यों किया था, वो एक्सपेंस या किसी को पेमेंट किया तो क्यों किया, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर रखा है। तो इसको कहते हैं रिप्लेसेस मेमोरी, आपका एक मेमोरी का काम कर लेता है वो। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, आप इसको अकाउंट्स के हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हो अपने ही बिजनेस के 2 साल के डाटा को, पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस था, इस साल कैसा परफॉर्मेंस है,
या किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो, इसमें भी हेल्प करता है। फिर फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं मेरा इतना टैक्स बन रहा है, आप बोलोगे नहीं आपका कम टैक्स बन रहा है, तो इसको प्रूफ कैसे करोगे? तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करने के लिए अकाउंट्स तो चाहिए, तो उसके लिए काम आता ही है, क्योंकि जब तक इनकम नहीं बताओगे टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। फैसिलिटेट्स लोन, कोई भी बैंक आपको लोन तभी देगी जब उसके सामने आप प्रॉफिट दिखाओगे, प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको अकाउंट्स देना पड़ेगा, तो वो कहेगा ऑडिटेड अकाउंट्स लाओ, ऑडिटेड बैलेंस शीट दो, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको अप्रूव करके दे कि आपका अकाउंट सही बना हुआ है। अब उसमें आपको जितना प्रॉफिट दिख रहा है, जितना आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा लोन भी मिलेगा, तो उसके लिए भी यूज होता है। एविडेंस इन कोर्ट, अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ किसी चीज़ को लेकर कि आपने कुछ फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ किया है, उस केस में कोर्ट ऑफ लॉ में आपका बुक्स ऑफ अकाउंट एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। ये सब एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो देखो मैंने 4-5 लिमिटेशंस लिए यहाँ पे। पहला तो अकाउंट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये याद रखना, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अकाउंट्स कई बारी हम लोग अकाउंटेंसी में एस्टिमेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कई सारी जगह पे हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है, जैसे मान लो कोई एसेट है, अब उसका लाइफ आपको बताना है कि मान लो कोई बिल्डिंग आपने बनाया है और उस बिल्डिंग के वैल्यू को हम लोग स्प्रेड करते हैं उसके यूजफुल लाइफ पे, तो वहाँ पे हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ता है कि इस बिल्डिंग का लाइफ कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहा नहीं बिल्डिंग का लाइफ 50 साल है, हो सकता है उसका लाइफ 60 साल हो जाए, तो ये फ्लक्चुएट कर सकता है। तो किसी भी एसेट्स का जो यूजफुल लाइफ आप निकालते हो ना, वहाँ पे आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। लाइफ चेंज हो गया तो उसका एक्सपेंस बदल जाता है, उसका ट्रीटमेंट बदल जाता है। तो अब ये लाइफ कोई भी एग्जैक्टली बता नहीं सकता, तो जहाँ भी एस्टिमेट इन्वॉल्व है वहाँ पे डाटा एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। तो पहला लिमिटेशन तो ये है। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो कई बार आपके पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आएगा वो मे बी रियलिस्टिक ना हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, वो 100% करेक्ट नहीं होता है। जैसे जो अकाउंट्स बनता है ना, वो बनता है हिस्टोरिकल कॉस्ट के मेथड पे, मतलब कि जो वैल्यू हम जिस वैल्यू में किसी मशीनरी को खरीदे हैं वही वैल्यू मान के आगे कैलकुलेशन करते हैं। बट हो सकता है कि उस एसेट का वैल्यू मार्केट में चेंज हो गया है, आपने उसको तो कंसिडर किया नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कैलकुलेशन है वो वैरी कर जाएगा। इसलिए कई बार हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो रियलिस्टिक नहीं होता, मतलब मार्केट में कुछ और वैल्यू चल रहा है, आपने कुछ और रिकॉर्ड करके रखा है, हम लोग बार बार अपडेट नहीं करते हैं उसको। थर्ड, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब देखो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, किसी एम्प्लॉय का ऑनेस्टी, उसका इंटेलेक्ट, इन सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इन सब को रिकॉर्ड नहीं करते। बट आपको बता दूं किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट उसका एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो कई बारी अच्छे एम्प्लॉय की वजह से कंपनी बहुत मुनाफा कमाती है, तो आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय के ऑनेस्टी की वजह से, उसके हार्ड वर्किंग की वजह से, पर आप तो उसको रिकॉर्ड कर नहीं रहे हो। तो उस क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करने की वजह से भी आपका अकाउंट्स सही रिजल्ट दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब ये पॉइंट क्या करा, देखो अकाउंटिंग हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट से बताती है, तो पहले ही मैंने बताया। देन मनी को यूज करते हैं एज अ मेजरमेंट पीरियड। अब मनी का जो वैल्यू है वो चेंज करता है, जैसे डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस का वैल्यू बदलता है, आपको मालूम होगा। अब इस प्राइस लेवल चेंजेस का जो इफेक्ट होता है उसको हम अकाउंट्स में हर बार कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे डॉलर का वैल्यू रुपीस के कंपेयर में बदलता ही रहता है। अब हर बार उस चेंजेस को आप मर्ज करोगे अपना अकाउंट्स में, तो आप कभी सही अकाउंट बना ही नहीं पाओगे। तो हम लोग को कुछ हद तक उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो जो मार्केट का जो प्राइस लेवल चेंज है उसका इफेक्ट हम लोग हर बार अकाउंट्स में इन्वॉल्व नहीं कर पाते, जिसके वजह से भी थोड़ा सा अकाउंट्स इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक है। लास्ट, अकाउंट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या होता है?
तो देखो कई बार अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं तो अकाउंट्स में एक जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है आपको, उस डाटे को चेंज भी तो किया जा सकता है। ऐसा पॉसिबल है, कई सारी कंपनी में ऐसा हुआ भी, स्कैम भी हुआ है। आपको अकाउंट्स में दिखा दिया जाए कि उस कंपनी में बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, वो कंपनी बहुत अच्छे कंडीशन में, बट एक्चुअली में वो कंपनी बिल्कुल अंदर से खोखला है। इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, मतलब अंदर से घर बिल्कुल कबाड़ है, पर जो विंडो से जो एरिया दिख रहा है उतना एरिया बहुत हम लोग सजा के रखे हैं, ताकि बाहर से जाने वाले को देख के लगे कि अच्छा ये घर तो बहुत अच्छे से सजा हुआ है, पर अंदर से वो टूटा फूटा है। तो अकाउंट्स में भी ऐसा होता है कि दिखाने वालों को हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट देते हैं उसमें दिखाते हैं कि मेरा बिजनेस बहुत मुनाफा कमा रहा है, पर एक्चुअली में बिजनेस बहुत बुरे हाल में है। तो ये अकाउंटिंग के मदद से किया जा सकता है, मतलब अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके ये काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको एक टॉपिक मिलेगा। तो अकाउंट्स को कितने ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखो वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है, पर यहाँ पे मेजरली हम लोग 3 ब्रांच के बारे में बात करेंगे। कई सारे बुक में आपको टैक्स को भी दिखा देगा अकाउंट्स का ही ब्रांच, पर बेसिकली आप 3 को ही समझना जो मेन अकाउंट्स में कवर होता है। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये आपको 11th-12th में नहीं मिलता है, आगे चल के मिलता है। और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो जो फाइनेंस मतलब पैसा, जो पैसे का लेन देन का जो ट्रांजेक्शन अराइज होता है पैसे के लेन देन से, उसको रिकॉर्ड करना, उसको मेंटेन करना, ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये एक पोस्ट अकाउंटिंग है। पोस्ट अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजेक्शन अराइज होने के बाद हम लोग उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, बस ये रिकॉर्डिंग पर्पज से है। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, ये वो अकाउंट्स है जहां पे हम लोग इसको कहते हैं प्री अकाउंटिंग। प्री अकाउंटिंग का मतलब कोई भी काम करने से पहले उसका क्या इफेक्ट होगा, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इस चीज को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं इस अकाउंटिंग के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उसका कॉस्ट पड़ रहा है मान लो ₹20, तो वो पहले ही कैलकुलेट करेगी, प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ पहले वो कैलकुलेट करेगी कि इसको बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। मान लो उसको बनाने में कॉस्ट आ रहा है ₹15 का और हम 20 में बेच पाएंगे तो बेचो, ₹5 का फायदा है। तो किसी भी काम को करने से पहले उसको इफेक्ट को कैलकुलेट करना, उसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको कैलकुलेट करना, और उस कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं उसको कंपेयर करना कि उसको बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, ये काम कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। इसलिए इसको प्री अकाउंटिंग कहते हैं, काम को करने से पहले का अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग एक मैनेजमेंट पर्पज से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में पढ़ा था इंटरप्रिटेशन, वो वाला काम यहां होता है। इस अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, मैनेजमेंट को एक्चुअल रिजल्ट इंटरप्रेट करके बताना। ठीक है, जो भी काम, ताकि वो डिसीजन ले सके, आपका जो अकाउंट्स है उस अकाउंट्स के बेसिस पे वो डिसीजन ले सके। जैसे कोई काम कर रहा है तो अब इसको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों का हेल्प लिया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंट्स का वो पार्ट है जिसको यूज करके एक मैनेजमेंट अपना बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेता है। इसके लिए वो रेशियो, कैश फ्लो, ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स है जिसका यूज करता है। ये आपको थोड़ा सा आगे पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी क्वेश्चन, आप ये जा समझ लो। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, मेनली आपका बुक कीपिंग और अकाउंटिंग है। तो देखो कुछ 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बुक कीपिंग एक तरह से समझ लो ये जूनियर अकाउंटेंट करता है। ठीक है, जो बेसिक लेवल का अकाउंटेंट होता है, बहुत बेसिक काम करता है वो। इसका काम क्या होता है, इसका काम है आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना। मतलब ये एक जूनियर अकाउंटेंट है जिसका काम क्या है कि बस जर्नल और लेजर, ये जर्नल और लेजर ही बनाता है, जर्नल प्लस लेजर, यही 2 काम करता है। आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको मेजर कर लिया, ये 2 काम तो बेसिक सा काम है। इसके बाद रिकॉर्ड करता है जर्नल के द्वारा, देखो जर्नल एंट्री से रिकॉर्ड करता है इसको।
फिर इसको क्लासिफाई करता है लेजर्स में। ये 2 काम करके ये आगे फॉरवर्ड करता है। ये क्लरिकल काम है और रूटीन नेचर का वर्क है, ठीक है। जिसके पास लिमिटेड अकाउंटिंग नॉलेज है वो ये काम कर सकता है। 11th-12th पढ़ के भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। इसकी सैलरी बहुत कम होती है, बहुत जूनियर अकाउंटेंट होता है ये। इससे सीनियर जो होता है वो अकाउंटेंट, उसका काम होता है आगे का। इससे मिला हुआ डाटा को यूज करके वो जो अकाउंटेंट होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है, जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट का काम खत्म होता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। क्या करता है ये, समराइज करता है, क्लासिफाई करता है इन ट्रायल बैलेंस, फिर उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करने का काम भी ये करता है। मतलब ये क्या करता है, ये ट्रायल बैलेंस बनाता है और इसके साथ फाइनल अकाउंट भी बनाता है। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और बाद में एट लास्ट इस सारे डाटा को ये कम्युनिकेट करता है किसके पास, इंटरेस्टेड पार्टीज के पास। यहाँ पे वो इंटरेस्ट पार्टी कौन होगी, मैनेजमेंट होगी। बॉस को बताता है कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये काम। इसका काम थोड़ा एनालिटिकल होता है, तो ये सीनियर अकाउंटेंट करता है, ठीक है। जो मास्टर डिग्री ले रखा है, एमकॉम या ग्रेजुएट हो रखा है, वो करेगा सीनियर अकाउंटेंट। ओके, एक होता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी बेसिकली जो पूरा सब्जेक्ट है, जो सिस्टम है, इसको अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है। एक और वर्ड मिलेगा आपको, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है, तो इन दोनों के काम को चेक करने को ऑडिटिंग कहते हैं। और ये ऑडिटिंग का काम कौन करता है, ये करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो जाके देखता है कि ये इन दोनों ने जो काम किया वो सही है कि नहीं। इसके अलावा एक काम और वो करता है कि इन लोगों ने जो अकाउंट्स बनाया है, क्या वो रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, इन सब को ध्यान में रख के बनाया है कि नहीं बनाया। ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो यहीं तक हम लोग रुकते हैं। इतना ही बेसिक है आपका चैप्टर 1 का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। ओके।